स्टूडेंट्स, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस को डिस्कस करेंगे। हम जानते हैं कि जहाँ पे रेजोनेंस होती है एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है। एक ऑसिलेटिंग सिस्टम है, अगर उसमें हम रेजोनेंस प्रोड्यूस करें, कोई ड्राइविंग फोर्स जो है वो उस पर अप्लाई हो तो उसमें रेजोनेंस प्रोड्यूस करती है। और रेजोनेंस क्या करती है, उसका एम्पलीट्यूड यानी कि मीन पोजीशन से डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज करती है, एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है। तो लेकिन प्रैक्टिकली हम ये भी जानते हैं कि डैम्पिंग भी होती है, यानी कि कुछ रेजिस्टिव फोर्सेस होती हैं, एम्पलीट्यूड इंक्रीजेस। तो डैम्पिंग जो है रेजिस्टिव फोर्सेस की वजह से, जैसे कि फ्रिक्शन है, एयर रेजिस्टेंस है, तो इसकी वजह से डैम्पिंग प्रोड्यूस होती है। प्रैक्टिकली जब ऑसिलेटर्स जो ऑसिलेट कर रहे होते हैं तो उस पर रेजिस्टिव फोर्सेस भी अप्लाई होती हैं, जिसकी वजह से डैम्पिंग प्रोड्यूस होती है। और डैम्पिंग क्या करती है, एक ऑसिलेटर के एम्पलीट्यूड को डिक्रीज करती है, ऑसिलेटर के एम्पलीट्यूड को डिक्रीज करती है। अब अगर एट अ टाइम जो है वो रेजोनेंस भी हो और डैम्पिंग भी हो तो दोनों का एक दूसरे पे इफेक्ट होता है। तो क्या इफेक्ट होता है यही यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो डैम्पिंग रेजोनेंस डिक्रीज करती है। हम एक सिस्टम ले लेते हैं। ये हमारे पास एक रॉड है, एक मेटल रॉड है, और इसको हमने हैंग अप किया हुआ है, लटकाया हुआ है यहाँ पे किसी सपोर्ट के साथ। अब इसमें तीन पेंडुलम अटैच हैं। एक पेंडुलम यहाँ पे है, और एक पेंडुलम यहाँ पे है, और एक पेंडुलम यहाँ पे है। ये तीन पेंडुलम है हमारे पास। अब इनमें से एक पेंडुलम जो है वो किसी भी मेटल का पेंडुलम है, इसको हम ए कह लेते हैं। और एक पेंडुलम हमारे पास लेड बॉब का है, यानी कि लेड से बनी हुई है। इसकी बॉल जो यहाँ पे लटक रही है स्ट्रिंग के साथ, ये लेड से बनी हुई है, और इसको हम बी कह लेते हैं। और एक पेंडुलम जो है इसकी बॉल जो है वो पिथ से बनी हुई है। पिथ बेसिकली ऐसा मटेरियल होता है जो पेपर या कार्डबोर्ड वगैरह बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसकी बॉल जो है वो पिथ से बनी हुई है, पिथ बॉल है। अब क्योंकि कार्डबोर्ड या जो मटेरियल कार्डबोर्ड बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, बहुत लाइट होता है, उसका मैस बहुत कम होता है, तो इस वजह से ये पिथ का वेट भी कम होगा। और हम जानते हैं कि पेंडुलम में जो रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होती है वो वेट की वजह से ही, वेट का ही एक कंपोनेंट रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पर एक्ट कर रहा होता है। अब अगर हम पेंडुलम ए को वाइब्रेट करवाएं तो पेंडुलम ए की वाइब्रेशन जो है वो शिफ्ट होगी इन दोनों पेंडुलम्स में। और हम देखेंगे कि लेड जो है ये ज्यादा, इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, क्योंकि तीनों की लेंथ सेम है, तो तीनों जो है वो सेम फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेंगे। लेंथ सेम है तो टाइम पीरियड सेम होगा। जैसे कि हम जानते हैं कि पेंडुलम का टाइम पीरियड उसकी लेंथ पे डिपेंड करता है। तो ए जितनी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा उतनी ही फ्रीक्वेंसी से बी ऑसिलेट करेगा, और उतनी ही फ्रीक्वेंसी से पिथ बॉल, यानी कि इसको हम सी कह लेते हैं, ये वाला पेंडुलम ऑसिलेट करेगा। लेकिन हम देखेंगे कि लेड जो है इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा। इसका एम्पलीट्यूड क्यों ज्यादा होगा? बेसिकली इस पे रेजिस्टिव फोर्सेस जो है वो कम अप्लाई होंगी, जो एयर की रेजिस्टेंस है इस पे कम अप्लाई होगी, क्योंकि इसका जो वेट का कंपोनेंट जो कि रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पर एक्ट कर रहा है वो ज्यादा होगा। तो इसका वेट ज्यादा होने की वजह से इसका रिस्टोरिंग फोर्स वाला कंपोनेंट ज्यादा होगा, जबकि पिथ का वेट कम होने की वजह से इसका जो रिस्टोरिंग फोर्स वाला कंपोनेंट है वो कम होगा। इस वजह से लेड जो है वो ज्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा, जबकि पिथ बॉल जो है ये कम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगी। रेजोनेंस दोनों में प्रोड्यूस होगी, लेकिन डैम्पिंग की वजह से पिथ में जो है वो, डैम्पिंग की वजह से पिथ, क्योंकि पिथ पे जो है, पिथ बॉल पे रिस्टोरिंग एयर की रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा अप्लाई हो रही है, तो इस वजह से पिथ का एम्पलीट्यूड जो है वो कम होगा। तो और डैम्पिंग की वजह से होगा। अगर हम एम्पलीट्यूड और डैम्पिंग को ग्राफ की मदद से समझना चाहें तो हम इसे यहाँ पे एक एम्पलीट्यूड ड्रॉ और फ्रीक्वेंसी के दरमियान ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये एम्पलीट्यूड है वर्टिकल एक्सिस पे, एम्पलीट्यूड, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमारे पास ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है, यानी कि एक फोर्स है जो एक ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी अप्लाई कर रही है। यहीं पे जो हम ए पेंडुलम ले रहे हैं, इसी की ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी जो है वो बी और सी पे शिफ्ट हो रही है। तो इसी को डिस्कस करते हुए यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी जो है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है। फ्रीक्वेंसी, अब क्योंकि ये ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी फिक्स फ्रीक्वेंसी होगी, यहाँ पे उसे हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं एफ नॉट से। और
ये इंक्रीज हो रही है, एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में। अब हम देखेंगे कि लेड का एम्पलीट्यूड जो है वो ज़्यादा होगा, तो जब ये ज़्यादा होगा तो इसका जो कर्व बनेगा वो कुछ इस किस्म का बनेगा, क्योंकि दोनों के लिए, पिथ के लिए भी और लेड के लिए, यानी कि बी और सी दोनों के लिए जो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है वो सेम है, तो एक ही पॉइंट पे दोनों का कर्व आएगा। तो फिर हम देखेंगे कि जो लेड के लिए जो कर्व बन रहा है वो शार्प है, यानी कि इसका एम्पलीट्यूड जो है वो ज़्यादा है। ये इस तरह से इसका एम्पलीट्यूड हम रिप्रेजेंट करें, लेकिन अगर पिथ का एम्पलीट्यूड देखें तो इसका एम्पलीट्यूड जो है वो कम होगा, यानी कि इसका एम्पलीट्यूड जो है वो तकरीबन इस तरह से बनेगा। तो हम देख रहे हैं कि एक ही पॉइंट पे एक ही फ्रीक्वेंसी, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी दोनों पे अप्लाई हो रही है, लेकिन पिथ पे एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे डैम्पिंग ज़्यादा है, जबकि लेड में डैम्पिंग कम है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये जो लार्ज एम्पलीट्यूड यानी कि शार्प ग्राफ हमारे पास बन रहा है, देखें इसकी जो विथ है, शार्पनेस जो है वो ज़्यादा है और विथ कम है, और यहाँ पे जो कि इसकी जो है वो विथ ज़्यादा होगी और शार्पनेस कम होगी, ये हमें नज़र आ रहा है। तो ये डैम्पिंग जो है वो कम डैम्पिंग है, स्मॉल डैम्पिंग हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि स्मॉल डैम्पिंग। तो लेड पे डैम्पिंग कम है तो इसलिए उसका जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम है, और इसलिए उसमें जो रेजोनेंस है वो शार्प है। इसे हम कहते हैं कि जब डैम्पिंग कम हो तो रेजोनेंस जो है वो शार्प होगी, यानी कि एम्पलीट्यूड जो है वो ज़्यादा इंक्रीज करेगा। लेकिन पिच में डैम्पिंग ज़्यादा है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि अगर हम एक मॉडरेट डैम्पिंग ले रहे हैं तो यहाँ पे हम ये ग्राफ जो है कह देते हैं कि मॉडरेट डैम्पिंग के लिए है, मॉडरेट डैम्पिंग। तो पिथ में हम फिर देख रहे हैं कि डैम्पिंग जो है वो लेड से ज़्यादा है, तो फिर इसका एम्पलीट्यूड कम इंक्रीज होगा, यानी कि इसमें जो रेजोनेंस है वो इतनी शार्प नहीं होगी। इसमें रेजोनेंस जैसे कि आप कर्व से देख रहे हैं कि इतनी शार्प नहीं होगी। और अगर एयर रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाती है तो फिर यही कर्व जो है वो कुछ और कम हो जाएगा और फ्लैट हो जाएगा, और हमारे पास फिर जो है वो कुछ इस किस्म का कर्व जो है वो प्रोड्यूस होगा। और हम देख रहे हैं कि अब ये जो है ये इतना शार्प नहीं है, इतना जो है वो फाइन नहीं है, और एम्पलीट्यूड बहुत कम इंक्रीज हो रहा है। तो ये वाली डैम्पिंग जो है ये बहुत ज़्यादा, यहाँ पे डैम्पिंग जो है वो बहुत ज़्यादा है, लार्ज डैम्पिंग है। तो फिर हम देखते हैं कि डैम्पिंग अगर ज़्यादा हो तो रेजोनेंस ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होती, उसको हम कहते हैं कि रेजोनेंस की शार्पनेस जो है वो कम है। अगर डैम्पिंग लार्ज हो तो रेजोनेंस कम प्रोड्यूस होती है, हम कहते हैं रेजोनेंस की डैम्पिंग जो है वो, शार्पनेस जो है वो कम है, एम्पलीट्यूड कम इंक्रीज हो रहा है। अगर डैम्पिंग जो है वो मॉडरेट हो तो एम्पलीट्यूड निस्बतन ज़्यादा इंक्रीज करता है, तो हम कहते हैं कि लार्ज डैम्पिंग की निस्बतन मॉडरेट डैम्पिंग में शार्पनेस, रेजोनेंस में शार्पनेस जो है वो ज़्यादा है। और फिर अगर डैम्पिंग बहुत ही कम हो तो शार्पनेस, रेजोनेंस की शार्पनेस जो है वो बहुत बढ़ जाती है और एम्पलीट्यूड जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। तो और प्रैक्टिकल सिस्टम में हम जानते हैं कि डैम्पिंग और रेजोनेंस एट अ टाइम एक्ट करती हैं, तो इसलिए जैसे ही हम किसी सिस्टम में रेजोनेंस प्रोड्यूस करवाते हैं तो फिर डिपेंड करता है कि उस पर डैम्पिंग कितनी एक्ट कर रही है, तो उसके मुताबिक फिर रेजोनेंस जो है वो शार्प होती है और एम्पलीट्यूड मैक्सिमम इंक्रीज करेगा। अगर डैम्पिंग ज़्यादा है तो रेजोनेंस इतनी शार्प नहीं होगी और एम्पलीट्यूड बहुत कम इंक्रीज करेगा। तो ये है जी हमारे पास शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस।